नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली के हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट इतना तेज था कि उसमें 17 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है, जबकि लगभग 80 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर अखबार और टेलीविजन के माध्यम से लोगों को पता चली तो लोगों को बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई। फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिरकार ये ब्लास्ट किसने किया है। और जब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी, तभी एक नाम सामने आता है, मुंबई की फिल्म एक्ट्रेस का, जो कि फिल्मों में काम कर रही थी। और उस एक्ट्रेस का नाम भी सामने आ जाता है। साथ ही ये भी बताया गया था कि उसकी गाड़ी का इस्तेमाल ब्लास्ट करने में किया गया है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाती है। कई महीने बीत जाते हैं। आखिरकार वो गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी के साथ साथ जब 6 लाशें सामने आती है, तब पुलिस को बड़ी हैरानी होती है कि जिस हीरोइन को ढूंढ रहे थे, दरअसल उसका तो मर्डर हो चुका है। उसके बारे में पता चलता है कि उसके तो दाऊद इब्राहिम के साथ भी संबंध थे और उसने एक आतंकवादी से शादी कर ली थी। आज की कहानी उस फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन की है जिसने राजेश खन्ना के साथ एक फिल्म में काम किया था और उसे आगे कई सारी फिल्मों में काम मिल चुका था। लेकिन उस हीरोइन को फिल्मों में काम जरूर मिल चुका था, पर वो हीरोइन नहीं मिल रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। उसकी लाश एक जगह दफन थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के शहर मुंबई से, और मुंबई का ही एक इलाका है ओसीवाड़ा। दरअसल ये कहानी एक फिल्म की हीरोइन की है। जिस फिल्म में हीरोइन ने काम किया था, उस फिल्म का नाम वफा था, जिसमें कि वो मुख्य किरदार के रूप में थी। उसकी फिल्म ज्यादा सिनेमा घर में नहीं चली। फिल्म को बनाया था राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने। राकेश सावंत अब अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहे थे। फिल्म का नाम था जन्नत, और उसके लिए वो अपनी हीरोइन को लगातार तलाश कर रहे थे, फोन कर रहे थे। पहले फोन किया, पूरी घंटी जाती रही, लेकिन हीरोइन ने फोन नहीं उठाया। दोबारा फोन करते हैं तो दूसरी बार भी घंटी जाती रही, लेकिन उसने फिर से कॉल रिसीव नहीं की। अब ऐसा ना हो कि उसकी फिल्म डूब जाए, इसको लेकर वो परेशान हो जाता है। सीधा राकेश सावंत थाने जाकर कहता है कि जो मेरी हीरोइन है वो काम नहीं करना चाहती है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो वो मिल भी नहीं रही है। इसके बाद उसकी गुमशुदगी दर्ज कर दी जाती है। लेकिन पुलिस उतने लेवल पर काम नहीं कर रही थी जिस लेवल पर पुलिस को काम करना था, और ये बात आई गई हो जाती है। कई महीने बीत जाते हैं। फिर महीना आता है सितंबर का। तारीख थी 7 और साल था 2011। दिल्ली के हाई कोर्ट में ब्लास्ट होता है, और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वहां पर एक दो नहीं बल्कि 17 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, और लगभग 80 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी बम ब्लास्ट में एक नाम सामने आता है, लैला खान फिल्म एक्ट्रेस का। दरअसल इस बम ब्लास्ट में उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस इस हीरोइन को तलाश करने की कोशिश कर रही थी, तो पता चलता है कि ये हीरोइन तो नकली पासपोर्ट, नकली वीजा बनाकर दुबई भाग चुकी है, जो कि अब लौटकर नहीं आने वाली है। उसके घर में जहां पर वो रहती थी और जहां जहां पर उनके ठिकाने थे, वहां वहां पर पुलिस ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन एक दिन 29 मई 2012 को कश्मीर में एक जगह है किश्तवाड़ा, वहां पर ओम रोड पर एक दुकान है। दुकान में एक बहुत महंगी कार खड़ी हुई थी, और उस महंगी कार को खरीदने वाले एक व्यक्ति, जिसने 5 लाख रुपए में वो कार खरीदी थी, वो सीधा थाने पहुंच जाता है और थाने जाकर शिकायत करता है कि साहब, मेरे साथ छल कपट किया गया है, मेरे साथ धोखा किया गया है। जो कार मुझे दी गई है उसके असली मालिक से मेरी मुलाकात ही नहीं करा रहे हैं। मैं कहता हूं कि कार मेरे नाम कर दो, लेकिन कार मेरे नाम नहीं कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं कि मामला क्या है। तब पुलिस वाले जाकर उस कार को देखते हैं।
उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो ये कार किसी और की नहीं बल्कि फिल्म एक्ट्रेस लैला खान की कार होती है, जो कि फिल्म अभिनेत्री थी। इसी बात को देखते हुए पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। दिल्ली सूचना दी जाती है, मुंबई सूचना दी जाती है। दिल्ली और मुंबई से पुलिस की टीम सीधा कश्मीर जाती है। कश्मीर जाने के बाद उस व्यक्ति से बातचीत करती है और बात करने के बाद पूछती है कि ये कार तुम्हें कौन बेच रहा था। तभी एक नाम सामने आता है, परवेश टाक। परवेश टाक को जब गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तब वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वो कहानी सुनाता है कुछ इस तरह से। एक महिला जिसका नाम सेलिना खान होता है, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखती थी, इस महिला की शादी होती है नादिर शाह पटेल से। नादिर शाह पटेल जो बहुत अमीर व्यक्ति होता है, वो उसके साथ रहती है और उसको धीरे धीरे करके 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसमें 3 लड़कियां होती है और 1 लड़का। दूसरे नंबर की बेटी का नाम लैला खान होता है, तीसरी बेटी का नाम जरा होता है और एक बेटा होता है जिसका नाम इमरान होता है। ये व्यक्ति जो होता है वो विदेश में जाकर पैसे कमाता था और अपने बच्चों को भेजता था और उन्हीं पैसों से वो अपने लिए बंगले खरीदते थे और ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े भी हो रहे थे, लेकिन इसी बीच में एक आसिफ शेख नाम का जो बिल्डर होता है, उसकी मुलाकात होती है सेलिना खान से और सेलिना खान के पास जाकर वो अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। जब उसे बिल्डर आसिफ शेख मिलता है तो वो अपने पहले वाले पति से तलाक ले लेती है और फिर आसिफ से शादी कर लेती है। आसिफ के साथ रहने लगती है, उसके साथ जिंदगी बिताने लगती है। एक बार उसको पता चलता है कि दिल्ली में फिल्म की ऑडिशन चल रही है, तो मुंबई से सीधा दिल्ली जाती है अपनी बेटी को लेकर। उसकी बेटी का नाम लैला खान होता है। ये फिल्म बना रहे थे राकेश सावंत, क्योंकि लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है और लड़की का नया नया करियर शुरू हो रहा था। पहली फिल्म बन जाती है, दूसरी फिल्म की तैयारी में सब थे। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में दिल्ली में एक लड़का होता है, परवेज, जो कि कश्मीर का रहने वाला होता है। सेलिना खान से उसकी मुलाकात होती है। सेलिना खान की उम्र ज्यादा थी और ये उससे कम से कम 15-20 साल छोटा होता है। फिर भी वो उससे निकाह कर लेती है, लेकिन दूसरे पति को इस बात की भनक नहीं लगने देती कि उसने तीसरा निकाह भी कर लिया है और दूसरे पति से दूर रहने लगती है और तीसरे पति के साथ वो रहने लगती है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन जो लैला खान थी उसको फिल्मों में काम जरूर मिल रहा था, पर फिल्में चल नहीं रही थी। इसलिए इसी बीच में गुपचुप तरीके से लैला खान ने शादी कर ली। वो शादी करती है मुनीर खान से, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला था और वो रह रहा था दुबई के अंदर। लेकिन उसके बारे में पता चलता है कि वो हरकतुल जिहादी इस्लामी संगठन, जो कि एक आतंकवादी संगठन होता है, उससे उसका ताल्लुकात है। और यहीं से ये फैसला लेते हैं कि अब हम लोग अपनी सारी संपत्ति बेचकर दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। जब दुबई में जाकर शिफ्ट होने वाली बात होती है, तो शिफ्ट होने पर ये जो लड़का होता है, जिसका नाम होता है परवेश टाक, इसको ये लोग भूल जाते हैं। इसको अपने साथ ले जाने की बात नहीं करते। जबकि यहाँ से जाने वाले थे सेलिना खान, उसकी सबसे बड़ी वाली बेटी हसीना खान, उसकी दूसरी बेटी लैला खान, उसके दोनों जुड़वा बच्चे जरा खान, इमरान खान, साथ ही उसकी एक भांजी होती है रेशमा खान। ये 6 लोग होते हैं और उनके साथ राहत था। परवेज टाक उनसे कहता है कि कहीं जाने से पहले कुछ दिन साथ रहते हैं, मौज मस्ती करेंगे, आराम से बातचीत करेंगे और इगतपुरी में जो तुम्हारा फार्म हाउस है वहां पर मौज मस्ती करेंगे, वहां पर खाएंगे, पार्टी करेंगे। क्योंकि वो लोग वहां 2-3 महीने में चक्कर लगाते रहते थे और परवेज टाक भी उनके साथ जाता था। वहां पर परवेज टाक ने ही एक नौकर भी रखा हुआ था, जिसका नाम शकीरा होता है। अब यहाँ से 7 फरवरी 2011 को पूरे दिन खरीदारी करने के बाद 2 गाड़ी, एक स्कॉर्पियो और एक थोड़ी अच्छी गाड़ी थी, जो कि बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी थी। उस गाड़ी के साथ वो यहाँ पहुंच जाते हैं। इगतपुरी में फार्म हाउस जंगल के बीच बना हुआ था। वहां पर लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां पर वो लोग एक जनरेटर रखते थे। पहले दिन थके हुए थे, इसलिए कोई पार्टी नहीं करते।
अगले दिन जब शाम होती है तो पार्टी करते हैं, खाना पीना होता है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और पकवान के साथ साथ वो शराब भी पीते हैं। रात 1 बजे तक खूब नाच गाना होता है। उसके बाद फिर जब सब थक जाते हैं तो जो चारों बच्चे होते हैं और साथ में उनकी जो कजन होती है वो सब के सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और ये परवेज जो होता है वो अपनी पत्नी यानी कि सलीना खान के साथ कमरे में चला जाता है। वो कहता है कि तुम दुबई क्यों जा रही हो, और जा रही हो तो तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रही। मैंने सुना है कि तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है तुम उसे बेचकर जा रही हो और तुमने अपने दूसरे पति के नाम उसकी पावर अटॉर्नी कर रखी है। अगर पावर अटॉर्नी करनी ही थी तो वो मेरे नाम क्यों नहीं कर देती। इसी बात को देखते हुए कहा सुनी शुरू हो जाती है। कहा सुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मारपीट तक हो जाती है और वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो पत्नी को पीट रहा था और पत्नी की चीखें निकल रही थी। और जब चीखें निकलती है तो इसी बीच में शकीरा जो घर का चौकीदार होता है वो भी मौके पर पहुंच जाता है। अपने सामने मार पिटाई होती देखकर वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच में परवेज ने एक रॉड जैसी चीज उठाकर अपनी पत्नी को बहुत जोर से मारा। इससे उसकी जो चीख निकलती है तो बच्चे भी जाग जाते हैं और बच्चों के उस कमरे में आने के बाद वो सब मिलकर एक साथ परवेज को पीटना शुरू कर देते हैं। तो घर का जो नौकर होता है शकीरा, उसे याद आता है कि उसको इस घर में अगर किसी ने पनाह दी है तो पनाह देने वाला परवेज टाक है। परवेज उससे मदद मांगता है, नौकर से कहता है कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते हो। जब बात मदद की आई तब नौकर और परवेज ने मिलकर इन सभी के सर पर बारी बारी से भारी वस्तु से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 6 कत्ल किए जाते हैं। पहला कत्ल माँ का होता है जिसका नाम सलेना होता है। बड़ी बेटी हसीना खान का लैला खान जो फिल्म अभिनेत्री होती है, जरा उसकी छोटी बहन, उसका छोटा भाई इमरान होता है, साथ ही कजिन होती है रेशमा। इनकी हत्या कर दी जाती है और कत्ल करने के बाद 6 की 6 लाशें वहां पड़ी हुई थी। अब ये सोच रहे थे कि लाशों का क्या करें। तभी ये दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना इन लाशों को गड्ढा खोदकर यही दबा देते हैं। इसके बाद ये लोग 12 फुट गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद लाशों को पैक करते हैं और पैक करने के बाद गड्ढे के अंदर दबा देते हैं। जब लाशों को दबा रहे थे तो उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे और जो महंगी महंगी चीजें उनके पास होती है उन्हें भी उसी गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था ज्वेलरी यहाँ से लेके जाएंगे और कहीं बेचेंगे तो ऐसा ना हो कि इनकी पोल खुल जाए कि इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। मोबाइल का इस्तेमाल उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था। मोबाइल को भी उन्होंने इसी गड्ढे के अंदर दफन कर दिया था। लैला खान का जो मोबाइल होता है वो 8 फरवरी और 9 फरवरी को भी चालू रहता है, वो बंद नहीं होता। और जब उसको राकेश सावंत फोन कर रहा था तो वो 8 फरवरी को भी बज रहा था और 9 फरवरी को भी बज रहा था। लेकिन 2 दिन बाद जब उसकी बैटरी पूरी खत्म हो जाती है तब उसका बजना बंद हो जाता है। पुलिस ने यदि इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद पहले ही दिन घटनाक्रम का खुलासा हो जाता मोबाइल के माध्यम से। लेकिन पुलिस ने मामला गंभीरता से तब लिया था जब ब्लास्ट होता है दिल्ली के अंदर। जब इन्होंने 6 की 6 लाशों को वहां दफन कर दिया तो उसके बाद इन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि इस घर में किसी को कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे कि खुलासा हो सकता हो। इसलिए वो लोग उस फार्म हाउस में आग लगा देते हैं ताकि जितने भी सबूत है वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। उसके बाद नौकर अपने साथ स्कॉर्पियो कार ले जाता है और परवेज अपने साथ महंगी वाली कार लेकर कश्मीर भाग जाता है। पहली गाड़ी 26 फरवरी 2011 को मिल जाती है, इस घटनाक्रम के मात्र 10-20 दिन के बाद ही। लेकिन तब पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि उस समय ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था। जबकि दूसरी वाली गाड़ी मिलती है 29 मई 2012 को। क्योंकि इस गाड़ी का इस्तेमाल दिल्ली हाई कोर्ट के बम ब्लास्ट में किया गया था, तब पुलिस की नींद टूटती है। नींद टूटने के बाद परवेज टाक को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसे लेकर जा रहे थे तो उसने 1 नहीं 2 नहीं
लगभग 5-6 जगह अलग अलग गड्ढे खुदवाए थे। जब लगातार वो पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की। तब जाकर उसने 5वीं-6ठी बार में सही जगह बताई कि उसने लाशों को कहाँ दफन किया है। और तब लाश के रूप में ज्वेलरी निकल कर आई, मोबाइल निकल कर आते हैं, साथ ही इनके सर निकल कर आते हैं और कंकाल निकल कर आते हैं। हर कंकाल निकालने के बाद जब उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है तो नादिर साहब पाटिल यानी कि पहले पति से इसका मिलान किया जाता है और पहले पति के बारे में पता चलता है कि पहले पति ने दूसरी शादी कर ली थी और वो मैरी रोड पर अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। अपनी पहली बीवी पर वो कम ध्यान देता था, इसलिए पहली बीवी ने दूसरी शादी की, तीसरी शादी की। हालांकि वो बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन फिर भी शादी करने से बाज नहीं आ रही थी। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजा। जितने भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल होते हैं सबको गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। यदि वो गाड़ी नहीं मिलती तो इस घटनाक्रम का कभी भी खुलासा नहीं होता और लोग यही समझते कि जो हीरोइन है लैला खान वो अपने परिवार के साथ दुबई भाग चुकी है, अपनी पहचान बदलकर नई पहचान नए लोगों के साथ, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की थी जो कि बांग्लादेश का रहने वाला था और एक आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखता था जिसका नाम मुनीर खान था। हालांकि शादी उसने गुपचुप तरीके से की थी। जब पुलिस की जांच में मामला आता है तो पुलिस को भी ऐसा लगने लगता है कि डी कंपनी से इसका संबंध हो चुका है। और जब परवेज को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो परवेज ने भी स्वीकार किया था कि वो यहाँ से नकली वीजा पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग चुके हैं। पुलिस भी इस बात को मानने लगी थी, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कहानी में कुछ ना कुछ झोल है। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तब वो कहता है कि मैंने सबके कत्ल कर दिए हैं और तब जाकर कहीं इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा होता है। इस कहानी में जो माँ होती है उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है, जिसका भुगतान उसकी बेटियों को और उसके पूरे परिवार को करना पड़ता है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।